Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मोमेंटम को डिस्कस किया था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद ही आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा एंड दैट इज़ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम लोग न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी डिस्कस कर चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने पहले बताया कि न्यूटन का सेकेंड लॉ समझने से पहले हमें मोमेंटम को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन अगर हम लें मोमेंटम के बारे में, क्योंकि न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में फोर्स को डिफाइन किया है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स कैसे डेफिनेशन होती है उसकी, ये सब उन्होंने सेकेंड लॉ में बताया है बाय द हेल्प ऑफ मोमेंटम। तो इसी मोमेंटम वर्ड को हम पहले समझते हैं। अब मोमेंटम होता क्या है, अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन लें तो क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम मोमेंटम कहते हैं। अब कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें कितना क्वांटिटी में मोशन है, उसके लिए बस एक सिंपल से टर्म हम लोग मोमेंटम यूज़ कर रहे हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा भी है, मोमेंटम को P से सिंबलाइज करते हैं और फॉर्मूला हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला था। ठीक है, यानी मोमेंटम किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मास पर और वेलोसिटी पर। किसी भी बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, ठीक है, मोशन की क्वांटिटी अगर हम जाननी है हमें, तो उसके लिए हमें उस बॉडी का मास साथ ही साथ वेलोसिटी, इन दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और अलग अलग टर्म ना कहकर हम सीधा ये बोल सकते हैं कि हमें उसके मोमेंटम को देखना पड़ेगा। तो बॉडी का जो मोशन है उसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है इस टर्म पर, मोमेंटम पर। अब देखते हैं कि न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में इस टर्म का यूज़ कैसे किया था और फोर्स को कैसे डिफाइन किया था। तो उन्होंने कहा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब जहाँ पर भी रेट आ जाता है फिजिक्स में, हम लोग उसे टाइम के रेस्पेक्ट में रख कर लेते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई भी बॉडी टाइम के साथ साथ अपना मोमेंटम चेंज करती है तो वो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के। यानी हम जब एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पर लगाते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है उसमें चेंज आएगा। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट, चेंज इन मोमेंटम टाइम के साथ और फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स यानी मोमेंटम जो चेंज होगा वो किस डायरेक्शन में चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इस स्टेटमेंट को अगर हम फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, फोर्स चेंज इन मोमेंटम, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, टाइम के साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब अगर हम ये चेंज निकालें मोमेंटम में तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास सपोज करो एक बॉडी है जिसका मास है m। ठीक है, वन प्लेस टू अदर मूव करेगी जब हम उस पर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो m मास की बॉडी है, जब वो स्टार्टिंग में यहाँ पर है, उसकी स्टार्टिंग वाली जो वेलोसिटी है उसको हम u से सिंबलाइज करेंगे, यानी इनिशियल वेलोसिटी, मास हो गया m और इनिशियल वेलोसिटी हो गई बॉडी की u से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, अब इस केस में अगर हम मोमेंटम निकालें बॉडी का, यानी p निकालें, तो क्या होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है m, वेलोसिटी क्या है इनिशियल। अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक है। चलो अब हमने फोर्स अप्लाई किया, उसने थोड़ा डिस्टेंस थोड़े टाइम में कवर किया और ये m मास वाली बॉडी अब फाइनली यहाँ पर पहुँच गई है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी? v होगी। भाई v से सिंबलाइज करते हैं। ये तो था फर्स्ट केस जिसमें मोमेंटम आया था, यहाँ pi लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम है। और ये है हमारा सेकंड केस जिसमें कि हमारा मोमेंटम और वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम जो निकालेंगे वो इस फाइनल वेलोसिटी को रखकर निकालेंगे। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो pf जो है वो क्या हो जाएगा? m इंटू वी। ये आ गया समझ में? ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम और ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम। अब अगर चेंज इन मोमेंटम निकाले हम लोग, चेंज इन मोमेंटम, तब हम लोग कैसे निकालेंगे? जो फाइनल वाला है ना उसमें से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दो। फाइनल मोमेंटम अब माइनस इनिशियल मोमेंटम, बहुत सिंपली निकल आएगा। फाइनल मोमेंटम क्या है हमारा? ये एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारा? एम यू, ठीक है। ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ये निकल कर आ गया, ठीक है। अब ये जो चेंज इन मोमेंटम है, ये जो वैल्यू है, इसको हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं ना भाई। चेंज इन मोमेंटम की जगह हम लोग एम वी माइनस एम यू लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो जैसी स्टेटमेंट है उसी को लिखेंगे। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के अपॉन टाइम टेकन। ये था न्यूटन का सेकेंड लॉ। चेंज इन मोमेंटम ये वाला है एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है। यहाँ से m हम कॉमन ले लें, चलो m कॉमन ले लिया तो v माइनस यू अपॉन टी हो गया। अब आपको याद होगा ये वाला, रिमाइंड कीजिए ये फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालते थे? ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम के साथ जो वेलोसिटी चेंज होती है, और चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फाइनल में से इनिशियल माइनस करके। तो यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूले की जगह ए लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हो जाएगा m इंटू ए, ठीक है। किसके साथ आ रही है ये सारी वैल्यूज़? f, यानी कि ये जो f है, फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो कैसे आया ये फॉर्मूला? आई होप सबको समझ में आया होगा। अब ये जो प्रोपोर्शनल है, इसका जब हम साइन हटाते हैं ये, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर k कांस्टेंट आ जाता है, तो f इज इक्वल्स टू हो जाएगा k m a, ठीक है। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है, k की वैल्यू, वो 1 है। तो 1 लिखेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल हम लोग सिर्फ यही कहेंगे कि f जो है वो बराबर है किसके? मास और एक्सेलरेशन के। फोर्स डिपेंड करता है बॉडी के मास के और उसके एक्सेलरेशन की। तो यही हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पर हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ ये बात बताता है फोर्स के बारे में कि वो डिपेंड करता है बॉडी के मास पर और एक्सेलरेशन पर, ठीक है। अब अगर हम फोर्स की जगह, फोर्स को हम लोग जो ऐसा यूनिट अगर हम कहें फोर्स की, तो क्या होती है? न्यूटन। अपने ही नाम से उन्होंने अपनी ऐसा यूनिट रखी। सिंबल क्या होता है? एन। तो फोर्स की जगह अगर हम एन लिखें, और मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर 1 न्यूटन को हम देखें यानी डिफाइन करें, तो 1 न्यूटन वो फोर्स है जो m मास की, भाई कोई भी बॉडी है जिसका जो मास है वो m है, तो 1 न्यूटन वो फोर्स है जो m मास की किसी बॉडी पर लगने पर उसमें 1
मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन जनरेट कर देता है। भाई फोर्स अप्लाई होगा किसी भी मास वाली बॉडी पर तो वो उसको एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फोर्स को 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अ न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ 1 kg मास, यहाँ पर अगर इस बॉडी का 1 kg मास है देन इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिफाइन कर लेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों को पता चला कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते किसी भी बॉडी पर तो वो मूव नहीं करने वाली है, अपनी उसी पोजीशन में रहेगी। रेस्ट है तो रेस्ट में, मोशन में है यूनिफॉर्म स्पीड से तो मोशन में, ठीक है। अब अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फोर्स क्या है, 0। तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना, एक्सेलरेट भी नहीं होगी, वो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ साथ। तो जो न्यूटन का फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, वो हम लोग यहाँ से बता देते हैं, प्रूव कर देते हैं कि जब तक फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता ना वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, हिलेगी नहीं, वो अपनी उसी पोजीशन में चलती रहेगी, अपनी उसी इनर्शिया में बरकरार रहेगी, ठीक है। समझ में आया। तो ये लॉज जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इससे पता चला कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रिलेशन बताता है किसके बीच का, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का। किसी भी बॉडी में जिसका मास m हो या कोई भी मास हो सकता है, उनके बीच में दो क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है फोर्स और एक्सेलरेशन में, वो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चलता है। अब अगर हम बात करें इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखने की तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अगर एक्सेलरेशन को बाहर निकालते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा F/m, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इससे पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन, किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स की। भाई जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे बॉडी उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेट होगी, और वो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास की। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा वो कम एक्सेलरेट होगी, ठीक है, यानी उसमें वेलोसिटी का चेंज जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कम एक्सेलरेट होगी। जैसे अगर हम देखें, हमारे पास है 2 कार, एक है जिसका मास है 20 kg, दूसरी है जिसका मास है 500 kg, ठीक है। हमारे पास ये 2 कार हैं। अब हम इन पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सेलरेट होंगी या नहीं। मास इसका कैसा है, थोड़ा कम है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। हमने पढ़ा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। जब हम फोर्स लगाएंगे तो कौन सी बॉडी इनमें से जल्दी से एक्सेलरेट हो जाएगी, तो जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। यानी ये जो कार ए है जिसका मास 20 kg है वो जल्दी से एक्सेलरेट हो जाएगी, ठीक है। और जिसका मास, ये जो बी है इसका मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन इसमें कम होगी। तो जो भारी हैवी चीज़ें होती हैं ना उनमें एक्सेलरेशन कम होती है। हम जो भी सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो हल्की वाली जो होगी वो जल्दी से और ज़्यादा से एक्सेलरेट हो जाएगी, और भारी वाली जो होगी उसी सेम फोर्स में वो कम एक्सेलरेट होगी, वो बस थोड़ी ही हिलेगी या थोड़ी ही दूर जाएगी। क्लियर हुआ।